सो हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के नए लेक्चर में। अब यार एक चीज़ हो रहा है कि तुम लोग देखते रहते हो वीडियो, यार सब्सक्राइब कर दिया करो थोड़ा बहुत, मतलब उससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है और थोड़े मुझे और राय दो कि मैं अपनी वीडियोस को कैसे और अच्छा बना सकूँ जिससे कि तुम्हें अच्छा लगे और तुम्हें भी इससे फ़ायदा होगा और मुझे भी। मैंने देखो जैसा जैसा तुमने सजेशन दिया था वो कर लिया है। कई लोगों ने कहा था मुझसे कि स्टैंड पे वीडियो बनाया करो, कईयों ने कहा था वाइट बोर्ड पे वीडियो बनाया करो और कईयों ने कहा था कि कैमरा को थोड़ा जूम करके वीडियो बनाया करो। तो मैंने सारी एडवाइसेस को फॉलो करते हुए अभी मेरा वीडियो स्टेटस ये है जो भी चल रहा है। और भी तुम लोग बता सकते हो कि मुझे और क्या इम्प्रूव करने की नीड है ताकि वीडियोज़ जो हैं वो और अच्छे से आ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। आगे आज हम उसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। ऑर्गेनेल्स में आज मेनली हम मेम्ब्रेन्स पढ़ने वाले हैं, सिर्फ ऑलमोस्ट प्रोकैरियोट्स के। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे हमारा जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है उसके बारे में, सेल वॉल के बारे में और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक होने वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि यही तो है जो हमारे सेल को शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे सेल को एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं। अगर यही नहीं होती, मान लो सेल वॉल नहीं होती, एक शेप नहीं होती, एक स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ऐसे ही होते कोई भी सेल की कोई शेप ही नहीं होती। हमें काफ़ी जगह शेप की ज़रूरत है। जैसे हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर हमें क्यों ज़रूरत है कि भाई वो ऐसी कोई भी शेप होगी तो वो ब्लड को कैरी कैसे कर पाएगी। उसकी शेप ही तो उसे एफिशिएंट बनाती है कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अपने साथ, ब्लड नहीं, ऑक्सीजन कैरी कर सके। ब्लड सेल तो वो है ही। कई जो सारे सेल्स होते हैं उनकी शेप ही उनका जो है डिफाइनिंग फीचर होती है कि वो क्या काम करेंगे। बल्कि ऑलमोस्ट सेल में ही शेप जिम्मेदार होती है। जैसे न्यूरॉन्स हैं, उनकी लंबी शेप है जब भी तो वो ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अगर इरेगुलर सी शेप होती, छोटी मोटी बड़ी कैसी भी, तो वो ट्रांसमिशन थोड़ी ना कर रहे होते। ऐसे ही जो है हमारे मसल फाइबर स्पिंडल शेप के हैं जब भी तो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, सभी शेप्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है इसीलिए। और ये जो सेल वॉल है हमें हमारे सेल को कोलैप्स और बर्स्टिंग से भी बचाता है। अब देखो, मैं तुम लोगों को बहुत बड़ा भाषण नहीं देती हूँ अपना वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि मेरे चैनल को लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो। तुम क्या मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हो? फिर तुम मतलब इतनी मासूम से चेहरे का फ़ायदा तो उठाओ यार। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब कर देना आप। ओके, पहले है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो पॉलीसैकेराइड यानी शुगर से बनता है। पॉलीसैकेराइड होते हैं बेसिकली जिनमें 10 से ज़्यादा शुगर के यूनिट अटैच होते हैं। अगर तुमने सुना हो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड होता है। अभी तक नहीं सुना होगा, वैसे ऑब्वियस ही बात है क्योंकि हमने अभी बायोमोलिक्यूल्स किया नहीं है, तो मैं बता देती हूँ। मोनोसैकेराइड होते हैं जिनमें सिंगल शुगर का यूनिट होता है। ओलिगोसैकेराइड होते हैं जिनमें 2 से लेकर 10 तक के शुगर यूनिट्स होते हैं। और पॉलीसैकेराइड होते हैं जिनमें 10 से ज़्यादा शुगर के यूनिट्स जो है वो अटैच होते हैं। शुगर यानी कि ग्लूकोज मैं कहना चाहती हूँ। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो 2 पार्ट से बना होता है। एक तो होता है थिन और लूज पार्ट, जिसे हम कहते हैं स्लाइम लेयर। जो हम स्लाइम यूज़ करते हैं वैसा ही होता है। तुमने कभी ना कभी स्लाइम से खेला ज़रूर होगा, अगर नहीं भी खेला है तो जेली तो देखी होगी, जेली खाते होगे। और एक है थिक और टफ कैप्सूल, यानी कि ये वाला जो है वो थिक कैप्सूल है, ये वाला इतना स्लाइमी या जिलेटिनियस टाइप का नहीं है। अब इसमें क्या होगा, जो स्लाइमी है ऑब्वियस सी बात है वो स्टिकी होगा। स्टिकी है तो वो क्या करेगा, वो स्टिकी कैरेक्टर तो देगा ही बैक्टीरिया को, कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। कैसे? वो आसपास की चीज़ों को अपने साथ चिपका लेगा। चिपकाने से जो है वो एरिया को एनलार्ज करेगा जिससे कि एक कॉलोनी की फॉर्मेशन होगी। ओके, और बैक्टीरिया को होस्ट के अंदर प्रोटेक्ट करता है। अब हम सोचेंगे तो सॉफ्ट सा होगा, तो ये प्रोटेक्ट कैसे कर लेगा? सॉरी, प्रोटेक्ट ये ऐसे कर लेगा, बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो ये अंदर नहीं जाने देगा, अपने साथ ही वो चिपका लेगा उसे। ठीक है, और उसे बाहर ही रखेगा, अंदर एंटर करने नहीं देगा। और ये सेल की रिकॉग्निशन कराता है। कईयों में जो है एब्सेंट होता है, कईयों में प्रेजेंट होता है, तो इससे हम सेल को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बेसिस पे कि इसमें स्लाइम लेयर है या नहीं है, इस टाइप से।
ओके। और ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो थिकनेस में अलग अलग सेल्स में डिफर करता है और उसकी कंपोजिशन भी अलग होती है। वो सेल पे डिपेंड करता है कि कौन सा सेल है, उसके हिसाब से उसकी थिकनेस और कंपोजिशन डिफर करती है। कंपोजिशन यानी वो किस चीज़ से बना है, थिकनेस यानी कि उसकी जो है वो विड्थ क्या है। ओके। फिर आता है थिक और टफ कैप्सूल। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ था नहीं एनसीईआरटी में, तो मैंने भी नहीं लिखा। अब आती है हमारी प्यारी सेल वॉल। अब मैं जानना चाहूँगी तुम लोगों से कि तुम्हें क्या लगता है सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनका आंसर होता है प्लांट्स। प्लांट्स के अलावा हम कुछ बोलते ही नहीं है। क्यों भाई? फंगाई में भी प्रेजेंट होती है, बैक्टीरियाज में भी प्रेजेंट होती है, कुछ प्रोटोजोन्स में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पूरा आंसर दिया करो ताकि जो पूछने वाला है उसे भी लगे कि भाई हाँ बच्चा पढ़ा लिखा तो है, रटे रटाए आंसर्स नहीं दे रहा है। ओके, जैसे हम पूछ लेते हैं कि भैया ना प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर करते हैं सेल्यूलोज। पूरा आंसर क्या करो, हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड पैक्टिक एसिड। ओके, अब हम पढ़ते हैं अबाउट द सेल वॉल। हम प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसमें डिस्कशन करेंगे किसका, बैक्टीरियाज। तो प्रेजेंट इन ऑल द प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, हमने पढ़ा है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। स्मॉलेस्ट इसका साइज़ क्या होता है, 0.1 नैनोमीटर से 0.3 नैनोमीटर। अब कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोगों के मन में सवाल उठेगा कि वायरस तो इनसे भी छोटे, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि वायरस को लिविंग सेल कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि वो बॉडी के बाहर जो है वो मतलब एज अ डेड सेल होते हैं। जब किसी की वो बॉडी में एंटर करते हैं, होस्ट की हेल्प से वो अपने आप को लिविंग बनाते हैं। किसी भी रीज़न से वो एंटर कर सकते हैं, आइदर वो एयर के थ्रू हो, वाटर के थ्रू हो, कैसे भी। ठीक है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो। अब देखो ये बनता किससे है, पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन से। दोनों ही नॉन सेलुलोसिक जो है कंपोनेंट्स हैं। और ये जो पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन है ये बनते हैं अमाइनो एसिड और शुगर से। ठीक है, और जो अमाइनो एसिड और शुगर है वो कौन से वाले होते हैं, नैग और नैन। इसमें नैग और नैन प्रेजेंट होता है। हमने कई जगह पढ़ा है कि बैक्टीरिया किससे बनता है, नैग और नैन से। हमें बस ये पता है नैग और नैन। ये क्या है, अमाइनो एसिड और शुगर है ये। और ये जो है अमाइनो एसिड और शुगर ये अल्टीमेटली पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन है। और नैग और नैन की फुल फॉर्म क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और नैग की फुल फॉर्म क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। इसे तो नैग को पढ़ के तो तुम्हें साफ ही पता चल रहा है। देखो, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन यानी कि ग्लूकोज शुगर और अमाइन यानी अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इसे पढ़ के भले तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड को, बट एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन को पढ़कर तुम्हें बहुत अच्छी पिक्चर क्लैरिटी मिल पा रही है। अब आते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या हो सकता है सेल वॉल का। मैंने अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सेल वॉल जो है वो सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है, उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और क्या करती थी, सेल को कोलैप्स करने से या बर्स्ट करने से बचाती है। कोलैप्स यानी कि उसकी जो वॉल्स है वो आपस में टकरा जाए, और बर्स्ट का मतलब भी ऐसे ही कुछ होता है, सेल फट जाए। इससे बचाती है। कैसे बचाती है कि वो उसे बाउंड्री प्रोवाइड करती है, जिससे कि सेल है ना ऐसे थोड़ा कह सकते हो तुम तनक मनक टाइप्स नहीं होता, जिससे वो मतलब ऐसे नहीं है कि भैया ना कहीं भी भिड़ जाएगा या कुछ भी, उसे एक प्रॉपर शेप दी जाती है। ठीक है, अब हमारी जो लास्ट मेम्ब्रेन आ रही है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, सिलेक्टिवली परमिएबल। कैसे कि भाई जो चीज़ें अच्छी हैं हमें सेल के अंदर वही तो लेनी चाहिए, फालतू की चीज़ें हमें क्यों लेनी है, हमें बीमारी कॉज करने वाले हार्मफुल चीज़ें क्यों लेनी है। तो वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है कि ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होती है, ये कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देती है, ये डिसाइड करती है कि किसे अंदर आने देना चाहिए और किसे नहीं। ठीक है, और ये कैसे होता है, डिसाइड कैसे करती है, मैं थोड़ा बता देती हूँ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर कुछ प्रोटीन्स के क्लस्टर लगे होते हैं। वो प्रोटीन्स जो है वो सिग्नल करते हैं कि भाई ये वाला जो चीज़ है वो करेक्ट है और ये नहीं है। तो
तो उनमें पंप लगे होते हैं, उसके थ्रू वो अंदर भेज देती है या फिर नहीं आने देती। ओके, और ये आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है, यानी कि ये आउटर लेयर है, इसलिए आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट कौन करेगी, यही करेगी। अब तुम कहोगे सेल वॉल करेगी। सेल वॉल को हम नहीं कह सकते क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, बट हर एक ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट ज़रूर होती है। कई जगह पे इसे सेल मेम्ब्रेन भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, लिपिड प्लस प्रोटीन से ये जो है बनी होती है, ये होती है लाइकोप्रोटीनेशियस। अब आती है एक चीज़, मैंने यहाँ कार्बोहाइड्रेट ब्लैक पेन से लिख दिया है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हम पढ़ते हैं कि जो सेल वॉल है वो लिपिड और प्रोटीन ऐसे बनी होती है, लेकिन एक नीट में क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 1998 समथिंग, इतने पुराना है, अब आने की संभावना नहीं है, बट फिर भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया। वहाँ पर पूछा गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी होती है। वहाँ ऑप्शन था लिपिड प्रोटीन भी था, और लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी था, और आंसर गया था लिपिड प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये है पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, अब आते हैं इससे सिमिलर जो है यूकैरियोट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोट्स से सिमिलर होती है। ये भी एक नीट का प्री है। अब हम क्या सोचते हैं कि प्रोकैरियोट्स तो लेस डेवलप है, इनमें ऑर्गेनेल्स भी ज़्यादा नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंड भी नहीं है, कुछ ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड वाली भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये तो लेस डेवलप्ड है, इसलिए इनकी तो अलग पाएगी, प्रोकैरियोट्स की यूकैरियोट्स से अलग पाएगी, उनकी मोर डेवलप्ड होगी, इनकी लेस। बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। अब ये जो आउटर मोस्ट हमारी ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, ये है तो अलग अलग, इनके फंक्शन भी अलग अलग है, बट ये सारे मिलके एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सेल एनवलप। ठीक है, जो कि केमिकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, काफ़ी सारी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, और लास्ट में हमारे पास एक और ये नीट का जो है PYQ आ चुका है कि जो ये सारे हैं इनके फंक्शन तो अलग अलग हैं, बट ये एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं साथ मिलकर, जिसका नाम होता है सेल एनवलप। और एक क्वेश्चन और था, मैंने देखा था, मैं क्वेश्चन पेपर्स जब देख रही थी प्रीवियस ईयर के, उसमें ये था कि जो न्यूक्लियर एनवलप प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है या नहीं, तो तुम सेल एनवलप को न्यूक्लियर एनवलप से कंफ्यूज मत करना, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर एनवलप नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो। अब ऐसा तो है नहीं तुम्हारे कम कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स लिए बैठे हो तुम, तो थोड़ा बहुत शेयर कर दोगे तो क्या ही जा रहा है तुम्हारा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।